पर्सन सिलिकॉन वैली में ही रहता हो, और ये भी जरूरी नहीं कि उसके अकाउंट से लेकर उसकी पॉकेट तक बड़ी डॉलर्स की गड्डियां सही तरीके से कमाई गई हो। वर्ल्ड में ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स हुए हैं जिन्होंने रातों रात नाम तो कमाया, लेकिन पैसा इतना कमाया कि आप सोच भी नहीं सकते। ये इंसानी शरीर में वो खतरनाक बहरूपिये थे जिनके पास पैसा तो स्टोर हाउस के अनाज की तरह भरा पड़ा था, लेकिन सुकून शायद एक घास के तिनके जितना भी ना हो। चलिए आज मिलवाते हैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक क्रिमिनल से जिन्होंने ड्रग स्मगलिंग से लेकर रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इलीगल धंधों की काली कमाई से दुनिया के बड़े से बड़े और रईस से रईस बिलियनियर्स तक को पीछे छोड़। सबसे पहला नाम है एल कैपोने का। दोस्तों, अगर आप 90 के वक्त से ताल्लुक रखते हैं तो आपने अमेरिका के गैंगस्टर ऑफ बैरल नाम के इस शराब माफिया का नाम जरूर सुना होगा। हॉलीवुड में इस गैंगस्टर पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इटालियन परिवार में जन्मा कैपोने शिकागो में तब अपना शराब का एम्पायर जमा चुका था। 1920 में कैपोने की ऑर्गेनाइजेशन शिकागो आउटफिट यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग सभी स्टेट्स में अल्कोहल सप्लाई करने में हर साल $100 मिलियन का भारी भरकम टर्नओवर प्रोड्यूस करती थी। लेकिन कैपोने की क्राइम स्टोरी शिकागो के इलीगल अल्कोहल सप्लाई के हेड जॉनी टोरियो को गार्ड करते वक्त गैंग वॉर में हुए एक मर्डर से शुरू हुई, जिसके बाद मानो शेर के मुंह खून सा लग गया। इसके बाद कैपोने कभी नहीं रुका। टोरियो के बाद कैपोने बिजनेस पर पूरी तरह अपना कंट्रोल बनाते हुए बिलियंस का मुनाफा कमाता। दिमाग से होशियार कैपोने पब्लिक में अपनी इमेज को साफ रखने के लिए सामाजिक कार्यों में भी लाखों का डोनेट करना कभी नहीं भूलता। लेकिन शिकागो की स्ट्रीट में हुई कई जानलेवा गैंग वॉर्स उसके अरेस्ट होने की मेन वजह बनी। फिर कोर्ट ने 11 साल की कठोर सजा के साथ ही कैपोने का कैरियर भी खत्म कर दिया और फिर 25 जनवरी 1947 को आए एक अचानक हार्ट अटैक ने इसकी जान ले ली। खूंसा। दोस्तों, अगर दुनिया के किसी कोने में 16 साल का कोई बच्चा हथियार उठा ले तो शायद ही विश्व की कोई भी सरकार उसके हाथों से होने वाले खून खराबे को रोक पाए। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे माफिया से जिसको रोकना सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो गया था और वो खुद भी उसके नाम से खौफ खाती थी। खूंसा म्यांमार के जंगलों से दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर बनकर बाहर निकला। थोड़े ही समय में ओपियम किंग और लॉर्ड ऑफ गोल्डन ट्रायंगल के टाइटल से विख्यात ये गैंगस्टर 21वीं सदी में साउथ एशिया की मेन कंट्रीज लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में बनने वाले गोल्डन ट्रायंगल रूट का अकेला सप्लायर था। खुद की आर्मी और शॉन स्टेट के लिए फाइट करने वाले खूंसा का नाम आज भी बर्मा के सबसे खतरनाक नामों में लिया जाता है। बर्मीज मिलिट्री और यूएस बाउंटी ने थक हार कर खूंसा पर $2 मिलियन तक का इनाम रख दिया था, जिसके बावजूद भी खूंसा के आसपास तक कोई नहीं भटक सका। सुनने में आता है कि उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स में से एक गुरिल्ला रेंजर्स यूनिट के 39 मेंबर्स ने एक सीक्रेट मिशन के थ्रू खूंसा पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही पर्सनल सीक्रेट सर्विस ने उनके इस मिशन को भी तहस नहस कर दिया था। विक्टर बॉट। सोवियत मिलिट्री का ये फॉर्मर ट्रांसलेटर सडनली लाइमलाइट में तब आ गया जब वो अपनी एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज को लेकर सुर्खियों में आया। बताया गया कि वो अपने प्लेन्स में इलीगल वेपन्स की सप्लाई करता है, जिसका ठिकाना सोवियत से लेकर अफ्रीका तक था। अपने जानलेवा रश और वायलेंट ट्रांसपोर्ट करने के स्टाइल की वजह से ये मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से लोगों के बीच मशहूर हो गया। बिजनेस में टॉप पर पहुंचने के बाद इसका कॉन्टैक्ट पूरे वर्ल्ड में किसी वायरस की तरह फैल गया, खासकर उन देशों के साथ जिनकी ट्रेडिंग टाइज सोवियत संघ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि सैबोटाज जैसे कामों से $6 बिलियन के आसपास का मालिक बन चुका था। लेकिन किसी भी और क्रिमिनल की तरह ही इसका अंजाम भी बुरा हुआ। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फार्स के साथ संबंध होने पर विक्टर को 25 साल की कैद हुई। इस्माइल जम्बाड़ा गार्सिया। यह है एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड और सिंगालो कार्टेल का हेड, जिसको दुनिया एल मेयो जम्बाड़ा के नाम से जानती है। ड्रग सप्लाई से अपनी जेब काउंटलेस मिलियन से भरने के बाद इसको पैसे का ऐसा नशा चढ़ा कि इसने पूरे शहर में बिजनेस सप्लाई को ट्रेन, शिप, यहाँ तक कि सबमरीन को एक्सपोर्ट करके लाइमलाइट में ला दिया। एल चापो के अरेस्ट होने के बाद जम्बाड़ा ही पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का किंग माना जाने लगा। उस समय 70 के आसपास की उम्र में भी ये चालाक दिमाग शिकागो और यूएस की बाकी सिटीज में कोकीन और हेरोइन की स्मगलिंग का मास्टरमाइंड माना जाता था। वन क्वॉक कोई। पूरी दुनिया में ब्रोकन टूथ कोई के नाम से जाना जाने वाला ये गैंगस्टर चाइना की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मकाऊ ब्रांच का लीडर रहा है। छोटे कद का दिखने वाला ये व्यक्ति इतना पावरफुल और रौबदार था कि अपने ऊपर बनने वाली एक फिल्म के सीन के लिए
इसने मकाऊ गवर्नमेंट से पब्लिक ट्रैफिक को ब्लॉक करने की परमिशन जेल में बैठे बैठे मिनटों में ले ली थी। फिर दिसंबर 2012 में कोई जेल से निकलने के बाद खुद को दोबारा कैसीनो गैम्बलिंग जैसे बड़े बिजनेसेस में शामिल करके आज भी दुनिया के किसी कोने में ऐश फरमा रहा है। पॉल लेयर अलेक्जेंडर। किसी जमाने में एक्टिव ड्रग एनफोर्समेंट एजेंट अलेक्जेंडर अचानक इतना जानकार हो गया कि वह अपनी साइड बदलकर स्मगलिंग की दुनिया में एक खतरनाक टर्न लेने का फैसला करता है। पूरे यूएस में इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के अंदर कोकेन भरकर गवर्नमेंट की नाक के नीचे से पॉल ने अपने कारोबार का ताज $170 मिलियन की बेशुमार कमाई से बना लिया था। 2005 में अरेस्ट होने के बाद अब पॉल एक आजाद आदमी है जो अपनी जिंदगी साधारण तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहा है। सुसुमु इशी। नफरत और गैंग वॉर की इस खतरनाक दुनिया में एक डॉन ऐसा भी रहा है जिसकी बुलेट से ज्यादा उसके कहे हुए शब्द नुकसान करते थे। दोस्तों, मिलिए यकूजा के डॉन सुसुमु इशी से, जो किसी जमाने में जापानीज नेवी फाइटर हुआ करते थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की कामिकाज टॉर्पीडो यूनिट का भी पार्ट रहे हैं, जिसका हिस्सा होना कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है। ओजावा गैंग का सेकंड गॉडफादर बनते ही ये 1980 में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट स्कैम की सीढ़ियों पर चढ़कर देखते ही देखते $4 बिलियन की मोटी कमाई का मालिक बन जाता है। सुसुमु कोई रेगुलर गैंगस्टर नहीं था, वो दिमाग से तेज था। यही वजह थी कि वो वायलेंस तब तक करना पसंद नहीं करता था जब तक चीजें बातों से निपटाई जा सकती थी। फायरिंग और किलिंग हमेशा से सुसुमु के सेकंड ऑप्शंस रहे हैं। अपने ऊपर पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल रखने वाला ये डॉन 1978 से 1984 तक गैम्बलिंग स्कैम में सजा काटने के बाद जब बाहर आया, तब उसने अपने पैसे से एक लग्जूरियस गोल्फ क्लब खोला, जिसकी मेंबरशिप से उसने और भी ज्यादा पैसे कमाए। अपनी भारी जेब के चलते सुसुमु कोरिया, हांगकांग, मोनाको और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज में भी भारी इन्वेस्टमेंट करने लगा और अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया कि इसके ग्रुप को सीधे जॉर्ज बुश के भाई प्रेस्कॉट बुश डायरेक्टली एडवाइस करने लगे। लेकिन फिर अचानक इकोनॉमी के गिरने की वजह से सुसुमु किसी तबाह शहर की तरह बर्बाद हो गया। 3 सितंबर 1991 को सुसुमु की मौत के बाद उसके फ्यूनरल पर 6000 से भी ज्यादा लोगों का मौजूद होना उस वक्त इस शख्सियत की पॉपुलैरिटी को बयान करता है। जॉर्ज जंग। 70 और 80 के वक्त बॉस्टन का रहने वाला जॉर्ज अमेरिका में कोकेन ट्रेडिंग का मास्टर प्लेयर माना जाता था। 85% इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने की वजह से इसने थोड़े वक्त में ही $100 मिलियन का लार्ज अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में साइड कर लिया। 73 साल का जॉर्ज अपनी जिंदगी में इतना फेम और पैसा कमा चुका था कि आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 2001 में आई हॉलीवुड फिल्म ब्लो में जॉनी डेप का किरदार भी जॉर्ज जंग को ही रिफ्लेक्ट करता है। अब जॉर्ज 2015 में अपनी 20 साल की सजा खत्म करने के बाद एक आजाद नागरिक की तरह अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहा है। दाऊद इब्राहिम। ये वो नाम है जिसको सुनते ही हर भारतीय आग बबूला हो जाता है। दाऊद इब्राहिम 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें लगभग 257 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना के बाद दाऊद कभी नहीं रुका और आज भी भारत की नजरों से भागता फिर रहा है। दाऊद मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग स्मगलिंग और रियल एस्टेट स्कैम जैसे इलीगल बिजनेसेस अपने क्राइम ऑर्गेनाइजेशन डी कंपनी के थ्रू ऑपरेट करता है। भले ही आज दाऊद $6.7 बिलियन का मालिक हो, लेकिन वो एक खतरनाक इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप में ही पहचाना जाएगा, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने $25 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। और दोस्तों, अब आखिर में इस दुनिया का सबसे शातिर और सबसे खतरनाक क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार। कोलंबिया का एक अकेला ड्रग लॉर्ड जिसकी हनक पूरे वर्ल्ड में थी, जिसने सिर्फ अमेरिका और कोलंबिया की पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस को कई सालों तक चकमा दिया। पाब्लो का मेडेलिन कार्टेल के हेड बनने के बाद वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, बॉम्बिंग, असैसिनेशन जैसे क्राइम इतने पीक पर पहुंच गए कि उन्हें रोकना किसी के भी बस की बात नहीं रही। 15 टन कोकेन एक ही दिन में स्मगल करने वाला पाब्लो अपने बिजनेस में बस 2 ही तरीके से अपने काम को निकालना जानता था, या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जेब में पैसा देकर या फिर सिर पर गोली मारकर। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने पूरे वर्ल्ड के 80% कोकेन गुड डायरेक्ट कंट्रोल करने वाले इस किंग को अपनी रिचेस्ट लिस्ट में नंबर 7 पर रखा था। कहा जाता है कि एक बार पुलिस से छिपते हुए एस्कोबार अपने एक ऐसे घर में रुके जहां बिजली नहीं थी। उन्हें जब घर में लकड़ी नहीं मिली तो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने $1 मिलियन यानी कि करीब 7 करोड़ रुपए के नोटों को बिना कुछ सोचे समझे आग के हवाले कर दिया। 1993 में अपनी मौत के समय तक पाब्लो के पास लगभग $30 बिलियन वर्थ की कमाई थी।
आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेशक इन क्रिमिनल्स ने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया, लेकिन जिंदगी की खुशी इनसे उतनी ही दूर चली गई जितना पैसा इनके करीब आता गया, जिसका नतीजा इनको किसी और की लगी गोली या फिर जेल की सजा से चुकाना पड़ा। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे किसी गैंगस्टर के बारे में जानते हैं जिसे काबू करना दुनिया की सरकारों के लिए मुसीबत बन गया हो? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी और भी यूनिक वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।